Hello, welcome you all to Law Sikho. So in this week we are going to discuss about three very important issues which are in news from last 8-10 days we can say. So जो सबसे पहला इशू है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है न्यूज़ में 8-10 दिनों से बहुत ज़्यादा है, लगभग आप में से सबने सुन लिया होगा, इंस्टाग्राम से लेकर लिंक्डइन पर हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें इस इशू के बारे में, इस इंसिडेंट के बारे में सुनने को मिला। दैट इज अबाउट इंडियाज गॉट लेटेंट। ठीक है, अब इंडियाज गॉट लेटेंट पे रणबीर अलाहाबादिया जो कि फेमस पॉडकास्टर है, ठीक है, इनके एक क्वेश्चन पे बहुत बड़ा इशू हो गया है और उस पर बहुत सारी पब्लिक कमेंट्स आई है। इसको लेकर उनके अगेंस्ट केस भी फाइल हुए हैं। बेल के लिए उनका मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। बेल अभी अगर हम रिसेंट अपडेट देखें तो इंटरिम रिलीफ मिला हुआ है सुप्रीम कोर्ट की तरफ, बट सुप्रीम कोर्ट ने भी एक अच्छी खासी, हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से कॉल किया है, फटकारा है यहाँ पे रणबीर अलाहाबादिया को उनके उस पर्टिकुलर एक्ट के लिए भी। ठीक है, तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे रणबीर अलाहाबादिया जो है, इनके कमेंट को लीगली ऑब्सीन कहा गया है। तो हम यहाँ पर समझेंगे कि क्या होता है ये ऑब्सीनिटी का क्राइटेरिया, क्या ये क्राइम है, क्या चीज़ उसमें देखनी जाती है, क्या एसेंशियल है उसका, तो उस बारे में हम हमारे फर्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे एज आई टोल्ड यू कि रणबीर अलाहाबादिया जो कि पॉडकास्ट है इनका बियर बाइसेप्स, ठीक है, ये समय रैना के एक शो पे आए थे इंडियाज गॉट लेटेंट में, और उन्हीं पर और उसी प्रोग्राम पे उनका एक जो क्वेश्चन था, एक जो कमेंट था, ठीक है, उसके अगेंस्ट सेक्शन 296 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 में इस प्रोविजन के अंडर उन पर केस फाइल्स हुए हैं। सिर्फ एक नहीं, अलग अलग मल्टीपल स्टेट्स में बहुत सारे केस फाइल हुए हैं। अब अगर हम बात करें कि इंडिया में जो ऑब्सिनिटी है इसको गवर्न करने वाले लॉ की अगर हम बात करें कि ऑब्सिनिटी बेसिकली ऑनलाइन कंटेंट में हो, क्योंकि अगर हम ये देखें इंडियाज गॉट लेटेंट, ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है ये समय रैना के यूट्यूब चैनल पे आता था। तो सेक्शन 294 ऑफ बीएनएस क्या कहता है? इट सेज इट एक्चुअली पनिशेस द सेलिंग, इंपोर्टिंग, एक्सपोर्टिंग, एडवर्टाइजिंग और प्रॉफिटिंग फ्रॉम ऑब्सिन मटेरियल। तो अगर कोई पर्सन सेल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ठीक है, उसके साथ में एडवर्टाइज या किसी भी तरीके की प्रॉफिटिंग करता है ऑब्सीन मटेरियल में, तो उसका पनिशमेंट जो है दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 294। अब इसका स्कोप क्या है, ये किन चीजों पे एप्लीकेबल होता है? इट इज एप्लीकेबल टू द बुक्स, पेंटिंग, फिगर्स और इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट में वी कैन सी कि जो ऑनलाइन स्पेस में आ रहा है, जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे आ रहे हैं, वो भी इसमें कवर होता है। अब यहाँ पे अगर ऑब्सीन मटेरियल की बात करें तो इसमें लेसविशियस मटेरियल और ऐसा मटेरियल जो कि प्रूरेंट इंटरेस्ट क्रिएट करता हो, अपील करता हो, ठीक है, मीन्स हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो एक सेक्सुअल थॉट्स को, ठीक है, ट्रिगर करने वाला अगर कोई मटेरियल हो तो उसे ऑब्सीन मटेरियल कहेंगे। और ये कहीं ना कहीं टेंडिंग टू डिप्रेव और करप्ट द व्यूअर्स रीडर्स माइंड, तो ये व्यूअर्स या रीडर के माइंड को डिप्रेव या करप्ट करता हो। पनिशमेंट कितना है? पनिशमेंट है 2 ईयर इम्प्रिजनमेंट और साथ में 5,000 रुपीज फाइन फॉर द फर्स्ट ऑफेंस। उसके बाद में रिपीटेड ऑफेंडर है तो उसको ज्यादा पनिशमेंट होगा। सिर्फ अब बात जो है वो सिर्फ भारतीय न्याय संहिता तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। लियर वी हैव आईपीसी का प्रोविजन, इसके अलावा वी हैव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000। तो ऑनलाइन ये जो पूरा स्पेस है इसको गवर्न करने के लिए हमारे पास में जो लॉ है दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000। इसका सेक्शन 67 जो है, इट स्पेसिफिकली मेक इट अ क्राइम इफ यू पब्लिश और ट्रांसमिट ऑब्सीन मटेरियल ऑनलाइन। ठीक है, और यहाँ पर जो ऑब्सिनिटी का डेफिनेशन है दैट इज आइडेंटिकल विथ सेक्शन 294 ऑफ बीएनएस। यहाँ पर पनिशमेंट अगर हम बात करें तो पनिशमेंट अप टू 3 इयर्स इम्प्रिजनमेंट है विथ फाइन 5 लाख रुपीज। सो इंटरेस्टिंगली वी कैन सी कि बीएनएस से ज्यादा जो पनिशमेंट है दैट वी कैन सी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000। अब यहाँ पे थोड़ा सा ज्यूरिस्प्रूडेंस देख लेते हैं कि कैसे ये ऑब्सिनिटी लॉ डेवलप हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एज वी ऑल नो आर ऑल लॉज आर बेस्ड ऑन कॉमन लॉ सिस्टम। तो बात इंग्लैंड से ही शुरू करेंगे। सो अगर हम देखें इंग्लैंड में क्वीन वर्सेस हिकलिंग, ये पहला केस था जिसमें ऑब्सिनिटी क्या होगी इसको लेकर कोर्ट का इंटरप्रिटेशन आया। तो जो हिकलिंग टेस्ट है दिस इज ऑफ ईयर 1868, काफी पुराना टेस्ट है। तो यहाँ पर ऑब्सीन मटेरियल किस चीज को माना था? तो एस्टेब्लिश दैट मटेरियल इज ऑब्सीन
if it tends to deprave or corrupt the susceptible minds. मतलब ऐसे माइंड जो कि मोर वल्नरेबल है, अगर उन माइंड्स को डिप्रेव या करप्ट करता है, ठीक है, वो सेक्सुअल थॉट्स ट्रिगर करता है, तो ऐसा मटेरियल ऑब्सीन होगा। अब जस्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ चिल्ड्रन और वीक माइंडेड इंडिविजुअल, तो यहाँ पर अगर मैंने जैसे बताया वल्नरेबल, वल्नरेबल कौन होता है, बच्चे होते हैं, ठीक है, बिकॉज उनमें वो मेच्योरिटी नहीं है, या ऐसे लोग जो वीक माइंडेड है। अब यहाँ पे वीक माइंडेड इंडिविजुअल आज के कॉन्टेक्स्ट में तो बोलना ठीक नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो 1868 के टाइम के हिसाब से दे यूज दिस काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजी। फिर उसके बाद में, सो दिस इज द टेस्ट दैट वाज established regarding determining whether any material is obscene or not. Then let's come to 1964. 1964 में इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस जिसमें ऑब्ससिनिटी के बारे में डिस्कशन हुआ था, दैट केस वाज रंजीत उदेशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। यहाँ पर एक बुक है लेडी चैटलेस लवर, ठीक है, इस बुक में कुछ चैप्टर्स है, ठीक है, कुछ पार्ट है जिसको ऑब्सीन बोला। सो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है उसने क्लीन टेस्ट अप्लाई करा, और यहाँ पर अभी जैसे वी हैव बीएनएस में 294, पहले आईपीसी में वी हैड सेक्शन 292 जो कि ऑब्सीन मटेरियल, उसके पनिशमेंट से, ऑब्सीन मटेरियल के चार्जेस से डील करता था। तो यहाँ पर क्लीन टेस्ट अप्लाई करके ये जो नॉवेल था लेडी चैटलेस लवर, इसको ऑब्सीन मटेरियल माना, ठीक है, एंड रीइंफोर्स्ड अ रिस्ट्रिक्टिव व्यूज ऑन ऑब्सिनिटी। तो जो 1868 का हम कह सकते हैं जो एक पुराना थॉट प्रोसेस था, ठीक है, उसी को सुप्रीम कोर्ट ने 1964 रंजीत उदेशी केस में भी कंटिन्यू रखा। देन 1959 में यूके में डेवलपमेंट होता है, यूके ऑब्सिन पब्लिकेशन एक्ट आता है 1959 में। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि स्टैंडर्ड जो है ऑब्सिनिटी का हम इसको चेंज करेंगे, एंड व्हाट दे हैव डन, दे सेड कि अ वर्क मस्ट बी जज्ड एज होल नॉट एज अ आइसोलेटेड पार्ट। तो पहले क्या होता था, अगर कोई एक पेज या फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर या पार्ट ऑफ बुक भी है, अगर उसमें भी कुछ ऑब्सिनिटी लग रही तो उसके अगेंस्ट भी आप जा सकते थे। अब यहाँ पर इंग्लैंड में, यूके में ये पोजीशन क्लियर हुआ कि अगर आप किसी कंटेंट को जज कर रहे हो तो सिर्फ आप उसको एक पार्ट में नहीं, आइसोलेटेड पार्ट में आप उसको नहीं जज कर सकते, यू हैव टू जज इट एज अ होल, ठीक है, एंड शिफ्ट टूवर्ड कंसिडरिंग आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी वैल्यू। तो कहीं ना कहीं टाइम डेवलप हो रहा था, आर्टिस्टिक लिटरेरी वैल्यूज जो है, या हम कह सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, आर्टिस्टिक और लिटरेरी वर्क उसी में आता है। तो इसको हम कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर हम और लिबरल होते हुए जा रहे थे, पर्सपेक्टिव जो है वो ब्रॉड होते हुए जा रहा था, इसलिए इसको देखते हुए 1959 में ये यूके में केस आता है, ठीक है। नाउ वन थिंग इज इंटरेस्टिंग, द थिंग इज इंटरेस्टिंग दैट कि हमारे यहाँ पे जो रंजीत उदेशी केस हुआ था उसमें बेसिकली हिकलिन टेस्ट को रिफर करा था, लेकिन उसके पहले यूके में ये ऑब्सिन पब्लिकेशन एक्ट आ चुका था। चलो अब यूके से चलते हैं हम यूएस की तरफ। तो यूएस में एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है रोथ वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स, 1957 का केस है। इस केस में यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने हिकलिन टेस्ट को स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दिया, एंड दे लेड डाउन अ न्यू स्टैंडर्ड, दैट इज कंटेम्पररी कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स टेस्ट। अब इस टेस्ट में बेसिकली क्या है कि हम प्रेजेंट सोसाइटी को, जो सोसाइटी, अब फॉर एग्जांपल 2024 में अगर कोई मटेरियल डिस्कस हो रहा है तो हम 2024 की कम्युनिटी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से समझेंगे कि वेदर दैट मटेरियल इज ऑब्सीन और नॉट। सो इट फोकस्ड ऑन वेदर मटेरियल एज अ होल अपील्स टू प्रिवेंट इंटरेस्ट और नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर एज अ मटेरियल एज अ होल हम देखेंगे, और उसके साथ में हम कम्युनिटी, जो प्रेजेंट कम्युनिटी, जो कंटेम्प्रेरी कम्युनिटी है, उसके हिसाब से भी उस पर्टिकुलर मटेरियल को इवेल्युएट करेंगे फॉर द डेफिनेशन ऑफ ऑब्सिनिटी। देन वी हैव 2014 का केस, वेरी इंपॉर्टेंट केस, जिसमें रंजीत उदेशी केस से हमें टोटली 180 डिग्री अपोजिट शिफ्ट देखने को मिलता है। सो इन अवीक सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड दिस हिकलिन टेस्ट, एंड दे सेड कि वी विल अडॉप्ट द कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट, जो कि रोथ वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स में था। तो ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ इवॉल्विंग सोसाइटी, नाउ वी आर इन 21st सेंचुरी, ठीक है। तो आज से 10 साल पुराना ये केस है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि सोसाइटी इवॉल्व हुई, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी एक, हम कह सकते हैं कि एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव या एक लिबरल पर्सपेक्टिव जो है उसको कंसीडर करा। अब ऑब्सिनिटी लॉ हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम, वी कैन सी इट इवॉल्व्ड फ्रॉम अ रिस्ट्रिक्टिव and morality based test to more contextual and society driven standards. So Hicklin test
से लेकर अगर हम देखें तो कम्युनिटी टेस्ट में यही हमें एक शिफ्ट देखने को मिलता है। अब मॉडर्न अप्रोच जो है ये होलिस्टिक असेसमेंट देता है लिटरेरी, आर्टिस्टिक और कल्चरल वैल्यूज को देखकर। अब यहाँ पे ऑब्ससिनिटी इन ऑनलाइन कंटेंट, क्या ये रणबीर अलाहाबादिया या इंडियाज गॉट लेटेंट जो है इसका ये क्या फर्स्ट टाइम कोई ऐसा इंस्टेंस हुआ है? तो आंसर इज नो। इससे रिसेंटली अगर हम देखें तो 2024 मार्च में एक वेब सीरीज थी जिसका नाम था कॉलेज रोमांस। ठीक है, अब इसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसको बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शनेबल बोला। इस पर्टिकुलर वेब सीरीज के क्रिएटर्स पे सेक्शन 292 आईपीसी और सेक्शन 67 ऑफ आईटी एक्ट दैट भी ऑलरेडी डिस्कस है ना। यहाँ पे 292 आईपीसी है, नाउ इट इज 294 बीएनएस है ना। हमने डेफिनेशन और पनिशमेंट इसको ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। तो यहाँ पे एलिगेशन क्या था? दे यूज्ड द वल्गर लैंग्वेज इन रेफरेंस टू द सेक्सुअल एक्टिविटीज। अब कोर्ट का क्या यहाँ पे डिसीजन आया? सो कोर्ट सेज कि देयर आर टू डिफरेंट थिंग, एक होता है ऑब्ससिनिटी और दूसरा होता है प्रोफिनिटी। अब ऑब्ससिनिटी भी अंडरस्टूड, ठीक है, मींस कंटेंट दैट अराउजेस सेक्सुअल और लस्टफुल थॉट्स। प्रोफिनिटी क्या होता है? प्रोफिनिटी इज फाउल, इंडिसेंट, अब्यूसिव लैंग्वेज, है ना। वहां पे गाली गलौज की बात हो रही है, वहां पे जो लैंग्वेज है वो फाउल लैंग्वेज है, ठीक है, इनडिसेंट है, जो हम कॉमन पेरेलेंस में यूज नहीं करते हैं। सो दे सेड, कोर्ट सेड कि ऑब्ससिनिटी एंड प्रोफिनिटी में डिफरेंस है। कॉलेज रोमांस ये जो वेब सीरीज है इसमें ऑब्ससिनिटी नहीं है, इसमें प्रोफिनिटी है। ठीक है, दे सेड कि फाउल लैंग्वेज, इनडिसेंट, एब्यूसिव लैंग्वेजेस दे है यूज्ड। ठीक है, और प्रोफिनिटी डजंट मीन्स कि वो ऑब्ससिनिटी होगा। ओवरलैपिंग हमें देखने को मिल सकती है, ऑब्वियसली ओवरलैपिंग हो सकती है, लेकिन एक डिफरेंस अगर हम क्रिएट करें तो ऑब्ससिनिटी और प्रोफेनिटी के बीच में एक फाइन लाइन भी वी कैन क्रिएट। और यहाँ पर कोर्ट ने कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट को ही अप्लाई करा था। दे सेड कि वर्ड यूज डिड नॉट अराउज एनी सेक्सुअल फीलिंग बट रिफ्लेक्टेड इमोशन लाइक एंगर, फ्रस्ट्रेशन और एक्साइटमेंट। ठीक है, सो ऑब्ससिनिटी इज जस्ट कॉन्टेक्चुअली, ठीक है, एंड कंसिडरिंग द ऑर्डिनरी व्यूअर्स। ठीक है, उसके साथ में दे सेड कि प्रोफाउंड लैंग्वेज अलोन डज नॉट मेक कंटेंट ऑब्सीन। ठीक है, उसमें ऑब्सिनिटी का एलिमेंट रहना चाहिए। तो यहाँ पर वो ऑब्सिनिटी और प्रोफिनिटी ओवरलैप भी हो सकती है, दैट आई ऑलरेडी मेंशन्ड यू। एंड कोर्ट्स आर मूविंग टुवर्ड अ मोर नुएंस्ड एंड कंटेक्चुअल अप्रोच इन ऑनलाइन ऑब्सिनिटी केसेस। तो कोर्ट जो है वो अब और कंटेक्चुअल एज अ होल टेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा न्यूएंस इस चीज में चले गए हैं एज पर जनरल एक पर्सपेक्टिव के लेने के बजाय। ठीक है, अब यहाँ पे कम्युनिटी क्या है, स्टैंडर्ड्स क्या है, इन सारी चीजों के बारे में कोर्ट अब ज्यादा चीजों को कंसिडर करते हैं। तो लेट्स सी अब रणबीर अलाहाबादिया के केस में क्या डेवलपमेंट होता है। अगर कोई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगा तो श्योरली विल कवर दिस इन आवर सीरीज। Now next topic that we are going to discuss, it is about adultery in armed forces and adultery, इसका impact divorce, maintenance और क्या punishment है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जो है, सो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट रूल्ड दैट proof of sexual intercourse is necessary to establish adultery for cancelling maintenance। अब यहाँ पे मेंटेनेंस के रेफरेंस में एडल्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज मेंटेनेंस मिलेगी ही नहीं या नहीं मिलेगी, ये एडल्ट्री पे डिपेंड करता है। ठीक है, सेक्शन 125 जो है, सेक्शन 125(4) जो है ऑफ सीआरपीसी दैट सेज कि अगर एडल्ट्री हुआ है तो एडल्ट्री के सेंस में, ठीक है, वाइफ इज नॉट इंटाइटल्ड फॉर द मेंटेनेंस। सो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यहाँ पे एक रिसेंटली जजमेंट दिया है, द केस ऑफ अमित खोडाके वर्सेस माधुरी। ठीक है, इस केस में क्या डिसीजन दिया है कि रूल दैट प्रूफ ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स इज नेसेसरी। अगर आप एडल्ट्री बोल रहे हो ना तो आपको प्रूफ ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स देना पड़ेगा। सिर्फ अफेयर वगैरह है, सिर्फ इस बेसिस पे इसको एडल्ट्री नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग क्या है, एडल्ट्री का बारे में हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं। एडल्ट्री अगर हम देखें तो इट इज डिक्रिमिनलाइज्ड इन 2018। ठीक है, बट स्टिल अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। मेंटेनेंस डिस्प्यूट्स में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आर्म फोर्सेस के भी कॉन्टेक्स्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, दैट वी विल सी। सो सेक्शन 297 जो है, इफ इज सेक्शन 297 ऑफ आईपीसी, ठीक है, बिफोर 2018 क्या कहता था कि फॉर एग्जांपल दिस इज ए बी हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, अभी अगर वाइफ का आउट ऑफ द वेडलॉक अगर फिजिकल रिलेशन है विथ पर्सन सी फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ये एक एडल्ट्री का ऑफेंस होगा। किसके अगेंस्ट होगा? सी के अगेंस्ट होगा। इट विल बी ए क्रिमिनल ऑफेंस। ठीक है, और सी पर कौन केस फाइल कर सकता है? ए। अब इवन तो फॉर एग्जांपल सी की वाइफ है डी, ये हस्बैंड और ये वाइफ। ठीक है, तो क्या वाइफ किस पे डी
जो सी की वाइफ है ये किस पर केस फाइल कर सकती है क्या? नो, यहाँ पर सिर्फ ए को राइट है कि वो सी पर केस फाइल कर सके। ठीक है, अब उसमें अगर हम देखें तो जो जजमेंट आया था, आई सजेस्ट यू कि ये जजमेंट जरूर पढ़ना। नेम ऑफ द केस क्या है? नेम ऑफ द केस इज जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस केस में यही था कि जो वुमेन है, वुमेन इज नॉट ट्रीटिंग एज पर पार विद द मेन, इसलिए दिस इज अगेंस्ट आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो देयरफॉर सेक्शन 497 जो कि एडल्ट्री को एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाता था, इस ऑफेंस को डिक्रिमिनलाइज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इन द केस ऑफ जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग हो गई। अब उसके बाद में अगर हम देखें बीएनएस 2023 में, तो एडल्ट्री को लेकर कोई प्रोविजन है क्या? नहीं। बीएनएस 2023 में उन्होंने एडल्ट्री, ठीक है, इसको लेकर कोई भी प्रोविजन या ऑफेंसेस को नहीं बनाया है। बट वन थिंग जो कि इस जजमेंट में भी स्पेसिफिकली क्लैरिफाई करी है कि ये अब क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होगा। पहले पनिशमेंट होता था, 5 साल का फाइन होती थी, ठीक है, अभी ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, बट इट इज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। सिविल रिलीफ में इट इज इंपॉर्टेंट। सो डिवोर्स का ग्राउंड है हिंदू मैरिज एक्ट में, स्पेशल मैरिज एक्ट में, ठीक है, मेंटेनेंस डिस्प्यूट में मेंटेनेंस मिलेगी या नहीं मिलेगी, अब ये अगर हम देखें तो इसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सुप्रीम कोर्ट का रैशनल जो था उनका सिर्फ यही था कि एडल्ट्री जो है दिस इज अ प्राइवेट मैटर बिटवीन द इंडिविजुअल्स, ठीक है, तो इसको सिविल मैटर्स में हम देख सकते हैं, क्रिमिनल मैटर्स में हम इसको नहीं देख सकते। और उस टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस दीपक मिश्रा ही स्पेसिफिकली क्लैरिफाइड दिस थिंग कि एडल्ट्री कैन इम्पैक्ट मैरिज बट शुड नॉट बी क्रिमिनलाइज्ड, देयरफॉर सिविल रिलीफ में स्टिल इट प्लेज अ वाइटल रोल। तो जैसे मैंने बताया कि एडल्ट्री जो है इट इज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स, हिंदू मैरिज एक्ट में भी एंड स्पेशल मैरिज एक्ट में भी। हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 13 एंड स्पेशल मैरिज एक्ट में सेक्शन 27, ठीक है, अलाउज डिवोर्स इफ अ स्पाउस हैज वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अनदर। तो अभी जो मैंने यहाँ पे सिनेरियो बताया, अगर बी ने वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स करा आउट ऑफ द वेडलॉक, ठीक है, तो ए जो है उस बेसिस पे उसको डिवोर्स दे सकता है। वैसे ही डी जो है वो सी को डिवोर्स दे सकती है अगर ये वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स है आउट ऑफ द वेडलॉक तो, ठीक है। लेकिन कोर्ट ने यहाँ पर क्या रूलिंग दी है, अगेन अगेन मेनी केसेस दैट सेक्सुअल इंटरकोर्स स्टैब्लिश होना चाहिए। अगर आप एडल्ट्री बोल रहे हो तो वहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स आपको स्टैब्लिश करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सिर्फ अफेयर है या उनका रिलेशनशिप है, दिस इज नॉट सफिशिएंट फॉर स्टैब्लिशिंग एडल्ट्री। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी स्पेसिफिकली कहा हुआ है, ठीक है, कि मियर सस्पिशन या नॉन पेनिट्रेटिव एक्ट जो है दैट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एडल्ट्री। यहाँ पर ये बहुत स्पेसिफिक सेक्सुअल इंटरकोर्स होना चाहिए, देयर शुड बी पेनिट्रेटिव एक्ट, ठीक है। देन अगर हम देखें, जैसे मैंने बताया सीआरपीसी 125(4) जो है उसमें वाइफ इज नॉट इंटाइटल फॉर मेंटेनेंस इफ देयर वॉज एडल्ट्री। एडल्ट्री या वाइफ अलग रह रही है हस्बैंड से विदाउट द रीजन, एडल्ट्री बनाओ तो उसमें पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। सो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट रूल दैट इमोशनल अफेक्शन है आउट ऑफ द वेडलॉक, ठीक है, विदाउट सेक्सुअल इंटरकोर्स, देन इट डजंट अमाउंट द एडल्ट्री। और वाइफ को मेंटेनेंस मिलती रहेगी, शी विल बी इंटाइटल टू द मेंटेनेंस, क्योंकि 125 बिकॉज हस्बैंड का आर्ग्यूमेंट यहाँ पर क्या था इस केस में कि 125(4) में ये दिया हुआ है कि वहाँ पे एडल्ट्री हुआ तो मेंटेनेंस वाइफ इज नॉट इंटाइटल फॉर द मेंटेनेंस। कोर्ट सेड कि एडल्ट्री अगर आप बोल रहे हो तो यू हैव टू प्रूव दैट सिर्फ इमोशनल अफेक्शन, अफेयर, ठीक है, इट डजंट अमाउंट एडल्ट्री। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ यहाँ पर कि अब जोसेफ शाइन जो केस था, तो ये केस जो है इसमें एक एप्लीकेशन फाइल होती है इन ईयर 2023, ठीक है। एप्लीकेशन क्या थी, क्लैरिटी चाहिए थी ऑन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रिगार्डिंग एडल्ट्री वेदर इट विल एप्लीकेबल टू आर्म फोर्सेस क्या। अब आर्म फोर्सेस वाले कौन से बाहर से आए हुए हैं, दे आर ऑल्सो इंडियन सिटीजन, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 33 ये बोलता है कि जो हमारे आर्म फोर्सेस है, आर्मी नेवी एयरफोर्स, ठीक है, ये आर्मी नेवी एयरफोर्स जो है सो मिलिट्री फोर्सेस जो है हमारी, ये एक डिस्टिंक्ट क्लास है एंड दे आर द सब्जेक्ट ऑफ प्रेसिडेंट। अगर उन्होंने कुछ रॉन्ग किया तो पहले आर्मी एक्शन लेंगे अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट्स, ठीक है। स्टेट्स का राइट नहीं होता बिकॉज दे आर डायरेक्टली द सब्जेक्ट्स ऑफ प्रेसिडेंट। इसलिए हम देखते हैं कि आर्मी के पास में जो आर्मी पर्सनल है उनके पास में कुछ फंडामेंटल राइट्स भी नहीं है जो कि नॉर्मल सिटीजन्स को है। सो इफ यू आर पार्ट ऑफ आर्मी नेवी एयरफोर्स, ठीक है, तो यू विल बी डिस्टिंक्ट क्लास, और ये कहाँ पे दिया हुआ है, आर्टिकल 33 एफआर के चैप्टर में, फंडामेंटल राइट के चैप्टर में ही ये दिया हुआ है।
आर्म फोर्सेस जो आर्म पर्सनल से इनको गवर्न करने के लिए हमारे पास में आर्मी एक्ट है 1950, नेवीज एक्ट है 1957 एंड एयरफोर्स एक्ट ऑफ 1950 है, जो कि मिलिट्री डिसिप्लिन को गवर्न करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप मिलिट्री पर्सनल हो, आपका कोई अनबिकमिंग कंडक्ट है, कोई वायलेशन ऑफ गुड ऑर्डर डिसिप्लिन है, या कोई प्रोमिस्क्यूअस और एडल्ट्रस एक्ट है, ठीक है, तो ये भी पनिशेबल है। क्योंकि आप आर्मी में हो तो ऑब्वियसली डिसिप्लिन है, तो वहां पर आपका कंडक्ट भी वैसे ही रहना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने सेंटर ने ये आर्ग्यूमेंट करा था कि आर्टिकल 33 जो है ये पार्लियामेंट को अलाउ करता है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल की रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को वैलिड कहा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट अलाउड सेंटर आर्ग्यूमेंट स्टेटिंग दैट इट्स 2018 रूल्स डिड नॉट अफेक्ट द मिलिट्री लॉस, बिकॉज जो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन मांगा था वो आर्म फोर्सेस से रिलेशन में ही क्लैरिफिकेशन मांगा हुआ था। अब एडल्ट्री रिमेन्स अ पनिशेबल ऑफेंस फॉर मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस अंडर मिलिट्री लॉ, ठीक है। तो ये एडल्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट हमें पता होना चाहिए कि एडल्ट्री से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट फॉर डिवोर्स मैटर, इम्पॉर्टेंट फॉर अदर सिविल रिलीफ लाइक मेंटेनेंस एंड आर्म फोर्सेस पे एडल्ट्री जो है वो स्टिल इट इज एन ऑफेंस, ठीक है। आर्मी लॉज में अगर कोई आर्म पर्सनल वो एडल्ट्री करता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन हो सकता है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट दिया है रिगार्डिंग द मैरिटल रेप एग्जम्पशन। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेक्शन 377 में, तो मैरिटल रेप सेक्शन 377 में कवर नहीं होगा, ये छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है। अब इसका इम्पैक्ट किस पे होगा? इसका इम्पैक्ट होगा वुमेन पे, मैरिड वुमेन पे। तो यहाँ पे मैरिड वुमेन के बाद में मैरिटल रेप अगर हम देखें तो हमारी कंट्री में ऑफेंस नहीं है, एक्सेप्शन है, लेकिन कुछ केसेस में देखा है कि सेक्शन 377, ठीक है, उसमें अननेचुरल सेक्स बोल के मैरिटल रेप को कवर करा हुआ है। लेकिन अब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने क्लैरिफाई करा है कि मैरिटल रेप एक्सेप्शन जो है वो सेक्शन 377 में कवर नहीं होगा, विच एलिमिनेट्स एक्चुअली वुमेन्स रिकोर्स। सो नेम ऑफ द केस इज गोरखनाथ शर्मा विद स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट रूल दैट मैरिटल रेप इम्यूनिटी एक्सटेंड टू सेक्शन 377, ठीक है, 377 ऑफ आईपीसी, मतलब मैरिटल रेप जो है दिस इज द एक्सेप्शन इन सेक्शन 375, ठीक है, जो रेप की डेफिनेशन है दे सेड कि इट आल्सो एक्सटेंड टू सेक्शन 377, ठीक है। रिवर्सिंग अ कन्विक्शन, तो यहाँ पे ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट करा था टू द टू द एक्यूज पर्सन। तो यहाँ पर मेन केस, अगर हम फैक्ट्स ऑफ द केस की बात करें तो फैक्ट्स ऑफ द केस यहाँ पर ये है कि एक हस्बैंड इज चार्ज्ड अंडर culpable homicide not amounting to murder under section 375, that is rape, and under section 377, that is natural offenses. So he done such heinous act with her own wife कि उस एक्ट के कारण, ठीक है, उस अननेचुरल सेक्स और दूसरे एक्ट्स के कारण नॉन कंसेक्सुअल सेक्स एक्ट्स के यहाँ पर उस एक्ट के कारण यहाँ पर उस वाइफ की डेथ हो जाती है। अब वाइफ की डेथ होने के बाद में तो मेडिकल रिपोर्ट होती है, उसमें पता चलता है कि यहाँ पर देयर वाज अननेचुरल सेक्स विद दैट पर्टिकुलर वुमन। तो उस हस्बैंड को 377, 375 और उसके साथ में कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर इन चार्जेस में उसको चार्ज करा, और ट्रायल कोर्ट जो है ट्रायल कोर्ट कन्विक्टेड अंडर ऑल थ्री सेक्शंस अंडर दैट इन विच दैट पर्सन वाज चार्ज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है इस केस का। अब इस ट्रायल कोर्ट का जो डिसीजन था, इस ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को ही हाई कोर्ट ने रिवर्स कर दिया है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि वुमेन का जो प्रोटेक्शन है उससे ये दूर जाता है, और बहुत हीनियस एक्ट भी था। तो एक जनरली यहाँ पर क्वेश्चन यही आता है जनरली कि क्या जो करा है सुप्रीम को ये जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने वेदर दैट वाज करेक्ट, किस रीजनिंग में करा हुआ है। क्योंकि जस्ट इमेजिन कि एक हस्बैंड जो है वो मैरिटल रेप करता है, और वो मैरिटल रेप में अननेचुरल सेक्सुअल एक्ट्स भी इंक्लूडेड है, और उसको 377 में भी पनिशमेंट नहीं हो रहा है, उसको 375 में भी पनिशमेंट नहीं हो रहा है, और उसको यहाँ पर जो पर्टिकुलर 377 में मैरिटल रेप को कवर कर देते थे।
तो एक वुमेन का प्रोटेक्शन जो है अपने आप में जा रहा है। तो कुछ चीज़ें, बहुत सारे वुमेन को लॉ को लेकर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में डिबेट चलता है, लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हुआ तो यहाँ पे विदाउट डिबेट वी कैन से कि हाँ वो पनिश होना चाहिए, ठीक है। और एक ब्रॉडर लॉ जो है उसको कवर करना चाहिए, 377 जैसे प्रोविजंस भी कवर होने चाहिए जब खासकर ऐसे एक्ट्स इन्वॉल्व हो, ठीक है। अब यहाँ पर सबके हो सकते हैं, मेरे भी बायसेस हो, बिकॉज व्हेन आई वाज रीडिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर केस, ठीक है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इतना हीनियस कोई एक्ट कैसे कर सकता है, ठीक है। सो अगर हम रूलिंग की बात करें तो मैरिटल रेप एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 375 मींस हस्बैंड कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड फॉर नॉन कंसेंशुअल सेक्स विथ हिज वाइफ। तो सबसे पहले हमको ये समझना जरूरी है कि मैरिटल रेप क्या है। मैरिटल रेप मींस इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, अगर हस्बैंड जो है वो वाइफ की कंसेंट के बिना उसके साथ में सेक्स करता है तो दैट विल बी मैरिटल रेप। लेकिन मैरिटल रेप जो है इट इज अ एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 375। सेक्शन 375 में वी कैन सी रेप की डेफिनेशन दी है, बहुत ही ब्रॉड डेफिनेशन दी है आफ्टर द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2013। निर्भया के बाद में क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट होता है, रेप की डेफिनेशन को बहुत ब्रॉड करते हैं एज पर द सजेशन ऑफ जस्टिस JS वर्मा कमिटी रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद में अगर हम देखें तो हाई कोर्ट एक्सटेंड दिस इम्यूनिटी टू सेक्शन 377 ऑल्सो। अब यहाँ पे 375 में एक्सेप्शन क्या है। अब जस्टिस वर्मा कमेटी ने ये कहा था कि मैरिटल रेप जो है वो ऑफेंस हो सकता है, बट पार्लियामेंट ने इसके बारे में सोचना चाहिए। अब यहाँ पर 375 में रेप की डेफिनेशन दी है, एक्सेप्शन दिए, और एक्सेप्शन में ये दिया है कि अगर वाइफ इज 18 और मोर, इन दैट सिनेरियो अगर हस्बैंड नॉन कंसेंशुअल सेक्स भी करता है तो ये रेप की डेफिनेशन में नहीं आएगा। अब हाईकोर्ट ने ये कहा है कि ये जो मैरिटल रेप का एक्सेप्शन है ये 375 के साथ साथ इट विल बी एप्लीकेबल टू सेक्शन 377 ऑल्सो। अब 377 क्या था, 377 सेज कि अननेचुरल सेक्सुअल एक्टिविटीज जो है, ठीक है, ये एक ऑफेंस होगा वेदर इट इज कंसेंशुअल और नॉन कंसेंशुअल, ठीक है। अब हम 377 पे भी थोड़ा सा डिटेल में आएंगे, ठीक है। अभी के लिए हम सिर्फ इतना समझते हैं। अब यहाँ पे लीगल रीजनिंग क्या है। लीगल रीजनिंग ये है कि कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजंस है। अगर हम बात करें 377, ठीक है, 377 में हम कह रहे हैं अननेचुरल सेक्स, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अननेचुरल, अगर मैरिटल रेप को हम मान रहे हैं अननेचुरल सेक्स, 377 इसकी बात कहता है। अब अगर बात करें सेक्शन 377 IPC ओरिजिनली 1860 में आया हुआ है। फिर उसके बाद में मैरिटल रेप जो है ये पहले भी अगर हम देखें तो ये भी 1860 में ही देखने को मिलता है। अमेंडमेंट्स हुए, एज बढ़ाते गए टाइम के साथ में, पर जो 2013 का अमेंडमेंट हुआ है, ये 2013 के अमेंडमेंट में वी कैन सी कि मैरिटल रेप को कंटिन्यू करा है। अब मैरिटल रेप कंटिन्यू है दैट मीन्स दो लॉज है, एक है अर्लियर लॉ, ठीक है, दिस वन, एंड सेकेंड इज later law. Which will prevail? The principle is that कि later law is prevail, ठीक है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट जो है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का ये एक रीजनिंग होता है, और उसके साथ में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट सेड कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के जजमेंट में विच डिक्रिमिनलाइज कंसेंशुअल होमोसेक्सुअलिटी बट रिटेन सेक्शन 377 फॉर नॉन कंसेंशुअल अननेचुरल ऑफेंसेस, ठीक है। और अगर हम कंपेयर करें ये अर्लियर और लेटर के हिसाब से तो 377 का एक पार्ट स्ट्रक डाउन हुआ, एक पार्ट अभी तक है, ठीक है। तो 377 1860 का है। 2013 में हमने 375 को हमने वापस से यहाँ पे हम मॉडिफाई करके अमेंड करके न्यू लाया है, और उसमें मैरिटल रेप कंटिन्यूड है। तो मैरिटल रेप कौन सा लॉ हो गया, लेटर लॉ हो गया, देयरफॉर इट विल बी एप्लीकेबल टू 377 आल्सो, ठीक है। ये कोर्ट का रीजनिंग रहा यहाँ पे हाई कोर्ट का, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा वुमेन पे। इम्पैक्ट ये होगा कि जो नॉन कंसेंशुअल एक्ट्स है, ठीक है, ये यहाँ पे 377 में रिलीफ मिल जाती थी, अब वो रिलीफ, ये एक ऑप्शन जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो गया है। अगर हम देखें 377 में पनिशमेंट 10 इयर्स तक का होता था, एंड विच एक्चुअली लिमिट्स द लीगल प्रोटेक्शन फॉर सर्वाइवर ऑफ मैरिटल सेक्सुअल वायलेंस, है ना। अननेचुरल सेक्स अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रॉड डेफिनेशन हो जाती है, ठीक है, उसमें मैरिटल रेप भी इंक्लूड होता है। अब अगर हम बिगर पिक्चर की बात करें तो मैरिटल रेप एक्सेप्शन इज अंडर चैलेंज in the Supreme Court, but center supports retaining it. अब मैरिटल रेप
की वैलिडिटी, ये जो एक्सेप्शन है, इस एक्सेप्शन कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी चैलेंज हुई है, लेकिन सेंटर का ये मानना है कि मैरिटल रेप कंटिन्यू होना चाहिए। अभी तक जितनी हियरिंग हुई है और सेंटर ने जितने एफिडेविट फाइल करे, जो आर्ग्यूमेंट्स हुए उसके हिसाब से, द रूलिंग कुड सेट अ डेंजरस प्रेसिडेंट फर्दर रिस्ट्रिक्टिंग द जस्टिस फॉर सर्वाइवर। अब यहाँ पर ये जजमेंट है, ये जजमेंट कहीं ना कहीं सर्वाइवर्स के अगेंस्ट यहाँ पर जा रहा है। ठीक है, तो इसी बात को बताया हुआ है। अब 377 जो है आईपीसी 377 था। ठीक है, तो ये तो हो गया हाई कोर्ट का जजमेंट। अब आते हैं हम 377 पे। अब 377 आईपीसी जो है, क्या इसका कोई करस्पॉन्डिंग प्रोविजन है बीएनएस में? द आंसर इज नो। सेक्शन 377 में बेसिकली क्या हुआ था? सेक्शन 377 का चलो दिस क्वेश्चन इज टू यू कि सेक्शन 377 जो है, ठीक है, सो उसको रीड डाउन जो करा है और वी कैन से पार्शियली अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो डिक्लेयर करा है, ये कौन से केस में करा हुआ है? ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में जस्ट पॉज द वीडियो एंड पुट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। सो सुप्रीम कोर्ट ने जो सेक्शन 377 को रीड डाउन करा है, उनका ये बोलना था कि अननेचुरल सेक्स में यहाँ पर दो टाइप के सेक्स हो सकते हैं, एक कंसेंशुअल, एक नॉन कंसेंशुअल, मीन्स विद कंसेंट, विदाउट कंसेंट। तो जो कंसेंशुअल है, कंसेंशुअल विल नॉट बी एन ऑफेंस। क्यों? क्योंकि इसमें होमोसेक्सुअल एक्ट्स कवर होते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल देर आर होमोसेक्सुअल पार्टनर्स, अगर वो सेक्स करते हैं तो अगर हम देखें तो दैट विल बी अननेचुरल सेक्स। बट सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला इफ इट इज कंसेंशुअल देन इट विल नो मोर अ क्राइम। ठीक है, लेकिन नॉन कंसेंशुअल है तो इट विल बी अ क्राइम। और अब यहाँ पर कौन कौन कवर होता है अगर ये नॉन कंसेंशुअल है अननेचुरल सेक्स? तो इसमें मैन और LGBTQIA+ ये कम्युनिटी इसमें कवर होती थी, शॉर्ट में LGBT कम्युनिटी। ठीक है, अब अगर हम देखें तो जब 377 को बीएनएस में कैरी फॉरवर्ड नहीं करा है, करस्पॉन्डिंग प्रोविजन नहीं बनाया हुआ है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने तो कंसेंशुअल को डीक्रिमिनलाइज करा था, नॉन कंसेंशुअल तो अभी भी क्राइम था, तो 377 एग्जिस्ट करता ही था। अब इसको कैरी फॉरवर्ड या इसका करस्पॉन्डिंग प्रोविजन बीएनएस में नहीं बनाया है, तो इसको लेकर कंसर्न रेज हुए हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो पार्लियामेंट्री कमेटी जो है, उन्होंने नवंबर 2023 में ये बोला था कि नॉन कंसेंशुअल कार्नल इंटरकोर्स जो है, ठीक है, ये दैट आल्सो इंक्लूड द बेस्टिलिटी। बेस्टिलिटी मींस द सेक्स विद एनिमल। ठीक है, ये ऑफेंस नहीं है। ठीक है, उसके लिए हमें और दूसरे लॉज में ही जाना पड़ेगा। अब ये बीएनएस में कवर ही नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट ये होता है कि बीएनएस जो है, बीएनएस में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो चैप्टर का हेडिंग है दैट इज ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, और इसके हिसाब से उन्होंने 377 को इस चैप्टर में रखा ही नहीं, ना ही और किसी और चैप्टर में रखा है। ठीक है, सो अब अगर हम हेडिंग देखें चैप्टर की जिसमें रेप वगैरह के प्रोविजंस है, उसमें ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, तो इसमें ऐसा अज्यूम करा है कि परपेट्रेटर या फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्रिमिनल कौन होगा? एक मैन ही होगा, और वुमेन हमेशा सर्वाइवर या विक्टिम ही होंगी। ठीक है, अब LGBT कम्युनिटी के लिए अगर देखें तो वी हैव एक्ट ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 दैट गिव्स 2 ईयर इम्प्रिजनमेंट फॉर एनी सेक्सुअल ऑफेंसेस। अब सेक्सुअल ऑफेंसेस में सच अगर हम देखें तो अगर कोई आपने हार्म करा है किसी ट्रांसजेंडर को या LGBT कम्युनिटी के पर्सन को, तो वो कवर है इसमें। स्पेसिफिकली सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए हम जनरली देखते हैं ज़्यादा पनिशमेंट होता है, लेकिन दे मेड अ कॉमन प्रोविजन। ठीक है, तो अगर हम देखें ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट में भी प्रोटेक्शन कोई ऐसा ज़्यादा दिया हुआ है नहीं। ठीक है, इसलिए पार्लियामेंट्री कमेटी और अगर हम देखें एकेडमिक्स की तरफ से और अलग अलग अगर हम देखें प्रैक्टिशनर्स के एडवोकेट्स की तरफ से या जो जूरिस्ट है हमारी कंट्री में उनकी तरफ से ये क्वेश्चन गवर्नमेंट के सामने भी रेज करा हुआ है। अब यहाँ पर ऐसी एक एडवोकेट जो है गंतव्या गुलाटी, जो 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट के सामने गए एंड ही सेड कि सेक्शन 377 जो है वो रिस्टोर होना चाहिए बीएनएस में, उसका करस्पॉन्डिंग प्रोविजन होना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने अगस्त 2024 में सेंटर को बुलाया एंड दे सेड कि दे आस्क्ड सेंटर टू कंसीडर द प्ली विद इन 6 मंथ्स। अब यही चीज को लेकर सेंटर पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दिस इज पार्लियामेंट का डोमेन, वी कांट इंटरफेयर इन द मेकिंग ऑफ द लॉ। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है? सो प्रेजेंटली अगर नॉन कंसेंशुअल यहाँ पर कार्नल इंटरकोर्स है या नॉन कंसेंशुअल अननेचुरल सेक्स है,
तो ये कवर नहीं हो रहा है, मीन्स यहाँ पर प्रोटेक्शन मेल और एलजीबीटी कम्युनिटी को नहीं मिल रहा है। मैरिटल रेप में वुमेन को जो एक रिलीफ मिल जाती थी वो भी रिलीफ नहीं मिल रही है। सो वी कैन से गैप्स इन प्रोटेक्शन अंडर बीएनएस, ठीक है, इट कैन इम्पैक्ट द जस्टिस फॉर द सेक्सुअल वायलेंस सर्वाइवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये अभी भी क्वेश्चन है कि क्या होगा। सेंटर ने अपना एक्सटेंड क्लियर करा है कि इसको हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, क्रिमिनल फोर्स इन प्रोविजंस में आप डाल सकते हैं। लेट्स सी सेंटर अभी इसके बारे में क्या करता है, बिकॉज देयर वाज डिस्कशन रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। अगर इस बारे में कोई डेवलपमेंट होता है तो श्योरली आई विल अपडेट यू। एंड दिस इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। स्टे ट्यून्ड टू लॉ।